अनकही सच्चाइयों का आदमी। रॉजर की क्रू का वो आखिरी पजल पीस आखिरकार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुका है। वो अब सामने आ रहा है और ऐसा लगता है कि लफी को परखने का पूरा इरादा रखता है। प्रेजेंट होने का उसका तरीका ऐसा है जैसे उसने पूरी दुनिया घूम ली हो। उसे बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ देख चुका है और उसने डिसाइड कर लिया है कि वो हमेशा हवाईयन टूरिस्ट की तरह ड्रेस करेगा, पर अंदर से वो एक पैशनेट सैमुराई भी है। उसने पहन रखा है एक छोटा सा क्लोक जिसके ऊपर एक फ्लोरल शर्ट, साथ में बर्म्यूडा शॉर्ट्स और स्टाइलिश बूट्स। पर असली चौंकाने वाला ट्विस्ट क्या है? अगर आपको लगता था कि अब तक का सबसे दिलचस्प मोड़ यही था, तो रुको। असली डिटेल तो आ रही है जो हमें सभी को थोड़ी पैरानोया में डाल देती है। उसका चेहरे पर लगी वो आग की तरह की स्कार। आग की स्कार का मतलब, क्योंकि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसे हम काफी समय से ढूंढ रहे थे, जो दुनिया भर में एक ब्लैक शिप लेकर घूम रहा है और जिसके बारे में टीच के मुताबिक लेजेंडरी आखिरी रोड पोनेग्लिफ का राज छुपा हुआ है, तो वही है वो आदमी जिसके चेहरे पर आग जैसी स्कार है। और हाँ, गैबन, जो हाल ही में क्रोकस से रिवर्स माउंटेन तक दिखा था। हाँ, वही फेमस एनकाउंटर था उन दोनों पुराने साथी के बीच। अब वो आसानी से एल्बाफ से मूव कर सकता है। यही वजह है कि टीच की क्रू का स्मार्ट मेंबर लफिट को उसकी ब्लैक शिप और उसके अजीबोगरीब पावर्स के सारे डिटेल्स पता थे। सभी सुराग एक ही दिशा में इशारा करते हैं। अगर गैबन की ब्लैक शिप असल में ओरो जैक्सन हो, रॉजर की लेजेंडरी शिप जिसे रीपेंट और कैमोफ्लाज कर दिया गया है, और अगर उसके एनिमी से सुरक्षा का रहस्य किसी और भी प्राचीन चीज से जुड़ा हो, जैसे वो जायंट एग जो काफी समय से ओरो जैक्सन पर पड़ा हुआ था, तो फिर आइए सारे पीसेस को एक बार फिर जोड़ते हैं। शिकी के खिलाफ की गई लड़ाई तब जीत में बदल गई क्योंकि एक बड़ा फॉर्च्यूनेल आया और गोल्डन लायन की फ्लीट को तहस नहस कर दिया। अब सवाल उठता है, यह सब एक कोइंसिडेंस है या ओरो जैक्सन पर मौजूद कुछ ऐसा असरदार एलिमेंट था जिसने उस लड़ाई में भूमिका निभाई? अब सीन में और ट्विस्ट आते हैं। अगर गबन की शिप वही शिप है और अगर वो सच में उस मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट का गार्डियन बन चुका है, तो इस कहानी में पहले से भी ज्यादा मैडनेस आने वाला है। और फिर आता है लफी, क्योंकि याद रखिए, लफी को आखिरी रोड पोनेग्लिफ ढूंढनी है, न कि सिर्फ लोकी की। अगर गबन सच में वो आदमी है जिसके चेहरे पर आग की स्कार है, तो इसका मतलब यह है कि लफी अभी उस एकमात्र आदमी से टकराया है जिसे पूरी तरह पता है कि आखिरी रोड पोनेग्लिफ कहां छुपा है, वो जो उसे रैफ्टल तक पहुंचने में मदद करेगी। लेकिन गबन अभी ये सब इंफॉर्मेशन सिल्वर प्लेटर पर नहीं दे रहा। वो बस लफी को घूरते हुए देख रहा है, उसकी हर हरकत का अध्ययन कर रहा है, जैसे तय करना हो कि ये लड़का जो खुद को किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला कहता है, क्या वाकई में उस काबिलियत का हकदार है या नहीं। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली सवाल यह है, गबन कितना जानता है। एक बात है कि वो आपको कोई इंफॉर्मेशन दे दे, पर दूसरी बात है कि बिना कॉन्टेक्स्ट के किसी रैंडम टर्म को फेंक दे। उदाहरण के तौर पर डोसनददा। तो डोसनददा मतलब क्या है? ओदा ने इसके बारे में कोई रेफरेंस, कोई प्रेसिडेंट, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है। लेकिन ओदा कभी भी बेकार में कुछ नहीं लिखते। इसका मतलब यही, इस शब्द का भी कोई गहरा मतलब होना चाहिए। तो चलिए हम उसी नोन फैक्ट से आगे बढ़ते हैं। अपने एक एक्सेंट्रिक और विजडम से भरपूर मोनोलॉग में गबन हमें बता देता है कि रेसेस के बीच हाइब्रिड्स हमेशा से मौजूद रहे हैं, और जितने भी रेसेस हम जानते हैं उनके इंटरक्रॉसिंग से बनने वाले हाइब्रिड्स की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा है। सोचिए, जितनी भी नोन रेसेस है और उनके बीच होने वाले हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को देखें, तो हर कॉम्बिनेशन एक नया हाइब्रिड पैदा करता है। और ये कॉम्बिनेशंस वर्चुअली कोई भी तरह से हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज अनगिनत है। बकनियर्स, लंबी बाहें, लंबी टांगे, लंबे गले, वॉटन, ये सब जेनेटिक क्रॉसओवर्स के नतीजे हैं, जहां विभिन्न पीपल्स का शेयर्ड ब्लड कॉमन है। याद रखिए, जैसा कि वांडा ने कहा था, तुम लोग इंसान कुछ और नहीं हो बल्कि मिंक की तरह हो, बिना बाल के। हम सबका खून एक जैसा है। लफी, जो जिनबी के खून की ट्रांसफ्यूजन कर चुका था, इसका मतलब यह निकलता है कि ह्यूमन रेस का जन्म और विकास एक ही प्रोजेनिटर से हुआ है। इसलिए सभी ह्यूमनॉइड रेसेस अंदर से समान है, बस उनकी कुछ एक्सटर्नल फीचर्स अलग है जो उन्हें एक खास पहचान देती है, उनकी टाइपोलॉजी को डिफाइन करती है।
चाहे वो एल्बाफ का प्योर ब्लड वाला मुद्दा हो या अन्य कोई डिस्कशन, ये सब बकवास सा लगने लगता है। असली बात यह है कि मिक्स्ड रेसेस मौजूद है और ओडा ने हमेशा ऐसे छोटे छोटे हिंट्स दिए हैं। अब बकनियर्स की बात करें, हमें पता चला है कि वो आंशिक रूप से जायंट्स भी हैं, तो उनके सेकंड हाफ का खून ही असली रहस्य है। हमने देखा है, जैसा कि सैटर्न ने बताया था, बाकनीर के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, मरना या गुलामी। अब सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है एक ऐसे दुनिया में जहां ह्यूमंस और जायंट्स नेवी में भी मिलकर काम करते हैं? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। तो शायद बकनियर्स जायंट्स और किसी दूसरी रेस से ओरिजिनेट हुए हों। पर इसका मतलब यह भी निकलता है कि बकनियर्स कोई स्पेसिफिक जाति नहीं है, बल्कि एक लेबल है उन लोगों के लिए जिनमें सर्टेन तरह का मिक्स्ड ब्लड होता है। अगर ऐसा है तो उनकी ओरिजिन हमारी सोच से कहीं ज्यादा व्यापक है। अब आते हैं डोसनडाडा पर, क्योंकि अगर पहले ही हमारे पास वाटन और बकनियर्स हैं, तो नया नाम क्यों इंट्रोड्यूस करें? यहां एक क्रूशियल डिटेल सामने आता है, अभी भी एक प्योर रेस मिसिंग है। ध्यान दीजिए, बिग मॉम के बच्चे लगभग सभी जानी पहचानी रेसेस के साथ हैं, सिवायंस, लूनारिया और एक तीसरी अनजान रेस। पहले मुझे लगा था कि ये बकनियर्स हो सकते हैं, लेकिन बकनियर्स तो हाइब्रिड है। और अगर ये मिसिंग प्योर रेस वास्तव में वही है जिसे हाइब्रिड के तौर पर डोसनडाडा निकले हैं, तो चलो वापस चलते हैं उस मिनी एडवेंचर की ओर, जहां कई सालों से हमने उनकी ओरिजिन को लेकर सवाल किए हैं। क्योंकि हुज हु, अल्टी, पेज वन, यामातो, काइडो, ये सभी कुछ कॉमन ट्रेट्स शेयर करते हैं, जैसे कि हॉर्न्स, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और अनमैच्ड एंड्योरेंस। अब तक इनके लिए कोई प्रॉपर टर्म नहीं थी, सिवाय कि काइडो खुद को ओनी कहता है। अगर डोसनडाडा भी वही है, तो मैं दोहराता हूं, काइडो खुद ओनी कहलाता है, और शायद इस रेस का नाम भी वही होना चाहिए। सोचिए, अगर यही वो रेस है जो एंशिएंट जायंट से डिसेंड हुई है, एक ऐसी यूनिक पहचान रखने वाली, पर जिसे किसी ने भी ऑफिशियल तौर पर डिफाइन नहीं किया, सिवाय काइडो के जिसने इसे ओनी नाम दिया है, तो आखिरकार हमारे पास इन कैरेक्टर्स को कैटेगराइज करने के लिए एक प्रिसाइज कैटेगरी हो जाएगी। इसी से यह भी समझ में आएगा कि ओदा ने अचानक उन्हें मिनी एडवेंचर में क्यों दिखाना शुरू किया, जब वो कई हफ्तों से एंशिएंट जायंट्स और हॉर्न्स की बात कर रहे थे। लगता है कि ओदा अब एक और बड़ी रेवलेशन के बीज बो रहे हैं। हमारे पास हमेशा की तरह सवालों की भरमार है, पर एक बात पक्की है, ये रेवलेशन कोई कैजुअल बात नहीं है। ओदा बिना मतलब कोई नाम नहीं फेंकते जब तक उनके दिमाग में उसका इस्तेमाल करने का पूरा प्लान न हो। अगर ये सब कुछ ट्रिवियल होता तो वो सिर्फ लंबी बाहें, लंबी टांगे, लंबी गर्दन तक ही सीमित रह जाता। वैसे चलिए बात करते हैं गाबान की, एक चलता फिरता एनिग्मा। अगर रायली वो बूढ़ा जानी है जो सिर्फ जरूरी बातें बताता है और क्रोकस वो डॉक्टर है, तो गाबान ऐसा लगता है जैसे उसे सब मालूम हो, पर वो सिर्फ तब बोलता है जब आप उसे आर्म रेसलिंग चैलेंज देते हैं। और सोचिए, पुरानी गार्ड में से वो सीक्रेट्स के साथ ऐसे खेलता है जैसे पत्ते हवा में उड़ते हों। यहां जिस फ्रेज को गैबन अटर करता है वह एक छोटा मास्टरपीस है। इट्स ओनली व्हेन इट्स लीक्ड दैट इट्स वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड अ सीक्रेट। मुझे नहीं पता कि किसी ने इस फ्रेज की एसोनेंस नोटिस की या नहीं, पर यह स्टेटमेंट उसी तरह का फ्लेवर देता है जैसे ओडिन, इट्स ओनली व्हेन इट्स बॉइल्ड दैट इट्स वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड ओडिन। ओडा जानते हैं कि कैसे पैरेलल्स बनाते हैं और क्लूज छोड़ते हैं। अगर यही टोन है जैसे वो गैबन को मुख्य कहानी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वह पुरानी जनरेशन का सबसे वर्बोस कैरेक्टर होने वाला है, और जो भी नॉलेज उसके पास है वो एकदम से हमारे न्यूरॉन्स को झकझोर देने वाला भारी इंफॉर्मेशन लोड लेकर आने वाला है। वहीं लफी, जो सब टेक्स्ट से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, उसका एकमात्र फोकस है लोकी की की ढूंढना। उसके हिसाब से गैबन के साथ कॉन्वर्सेशन एक तरह का मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, जिसमें सही जवाब हमेशा कम वर्ड्स और ज्यादा एक्शन होता है। गैबन ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो आसानी से अपने इनर थॉट्स शेयर कर दे। जब वो लफी से पूछता है कि वर्स्ट केस सिनारियो में वो क्या करेगा, तो वो सिर्फ उसके फाइटिंग स्पिरिट को टेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसकी एबिलिटी टू मेक टफ डिसीजंस को भी प्रोब कर रहा है। और यहां फिर से ओडा हाईलाइट करता है कि शैंक्स ने लोकी को कैप्चर किया था। मेरा मानना है कि ओडा सिर्फ ये बताना नहीं चाहते थे कि पहले कोई लोकी को रोक नहीं पाया, उसे अकेले ही निपटा लिया, बल्कि शायद वो ये बताना चाह रहे थे कि उन्होंने उसे किल नहीं किया,
बल्कि बीट करके, मोबिलाइज करके, और फिर उसे एल्बाफ वापस लाया। मेरी सोच है कि इस बात को दोहराया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे कुछ और भी है। वो उसे घर क्यों लाए? क्या ये जायंट्स के साथ एक फेवर था ताकि लोकी वर्ल्ड गवर्नमेंट की वेपन न बन जाए, या फिर इसमें कुछ और भी बड़ा राज छुपा था जिसे सिर्फ रॉजर के पायरेट्स ही जानते हैं? गाबन को ऐसी चीजें बहुत पसंद है। उसे वो लोग पसंद है जो केओस क्रिएट करते हैं, जो बैलेंस को तोड़ देते हैं, जो रूल्स के बाहर खेलते हैं। लोकी बिल्कुल इसी कैटेगरी में फिट बैठता है, और लफी भी। लेकिन ध्यान रहे, केओस हमेशा विक्ट्री का गारंटी नहीं होता, और गाबन इसे अच्छी तरह से जानता है। जब लफी जवाब देता है, "I'll sweep him away and chain him up again", तो गाबन थोड़ा रुक जाता है और मुस्कुराता है, मानो उसकी माइंड में पहले से लिखी हुई किसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की तस्वीर उभर आई हो जो हमेशा यही सवाल उठाती है, क्या वो वही है या नहीं? और फिर बिल्कुल वो वही है। यहां से शुरू होता है एक फ्लैशबैक रॉजर के साथ। यही वो मोमेंट है जहां हमें समझ में आता है कि गाबन अभी भी गेम में क्यों है। रॉजर भी बिल्कुल लफी जैसा था, जो चाहता था वो करता, वार्निंग्स को इग्नोर कर देता और बिना सोच विचार के प्योर कैओस में कूद पड़ता था। उस समय गैबान राइली के साथ मिलकर रॉजर को समझाने की कोशिश करता था, जैसे आज जोरो, संजी और नामी लफी के साथ करते हैं। लेकिन रॉजर हमेशा एक ही जवाब देता था, "If you want to stop me, you have to do it with force. You can't stop me." बिल्कुल लफी की तरह। और उसी वक्त गाबन ठहर जाता है क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने वही आइडेंटिकल पैटर्न रिपीट होते देख रहा है। एक और किंग जो स्टबन कैरेक्टर, एब्सोल्यूट कन्विक्शन ऑफ बीइंग फ्री, और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने डेस्टिनी में कूदने के सेम इंस्टिंक्ट के साथ दुनिया बदलने के लिए डेस्टिन्ड है। उसी पल गाबन ने अपनी लास्ट कार्ड खेलने का फैसला किया, उसे सीक्रेट पैसेज ऑफ द कास्टल रिवील कर देना। इसी बीच हमें रॉजर की लेजेंड का वो मिसिंग पीस भी सामने आता है। हम सब जानते थे कि सिल्वर रेली वाइस कैप्टन, राइट हैंड मैन, ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट और रॉजर का पार्टनर था। लेकिन पायरेट किंग की क्रू में दो हाथ होते हैं। अब ओइमो बिना किसी शक के कंफर्म करते हैं कि स्कॉपर गाबन पायरेट किंग का लेफ्ट हैंड मैन था। आइए क्रम से चलते हैं। ओइमो हमें एक कहानी सुनाता है। गाबन और रॉजर एक रेफ्यूज खोज रहे थे ताकि बीमार कैप्टन का इलाज किया जा सके, लेकिन ऑब्वियसली दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ने का कभी मौका नहीं दिया। जब गाबन रॉजर को पहाड़ों के बीच एक रिमोट हॉस्पिटल में ले जा रहा था, तभी एनिमीज का एक होड़ा पहुंचा जो उस स्ट्रक्चर को घेरने लगा। सैकड़ों पायरेट्स जो पायरेट फ्यूचर और कैप्टन की प्रोटेक्शन को खत्म करने के लिए तैयार थे। उसी वक्त स्कॉपर गैबन एक लेजेंड बन जाता है। अपनी दो एक्सिस के साथ अकेले सैकड़ों पायरेट्स को उड़ाकर साफ कर देता है। मानो जब गैबन फाइट करता है तो खुद नेचर भी डेवस्टेटेड हो जाती है, और इसी तरह उसका निकनेम माउंटेन ईटर जन्म लेता है। अब सुनिए, अगर उसका ये निकनेम है क्योंकि वो लड़ते लड़ते पूरी पहाड़ियों को जमीन पर पटक देता है, तो हम कह सकते हैं कि हम एक मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात सिर्फ उसकी ब्रूट स्ट्रेंथ में नहीं, बल्कि रॉजर की क्रू में उसकी पोजीशन में है। ओइमो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि गबन रेली के बराबर था। इसका मतलब यह है कि पायरेट किंग के पास सिर्फ एक ट्रस्टेड मैन नहीं था, बल्कि दो थे। यही डुअलिज्म लफी की क्रू में भी दिखता है, जहां जोरो और संजी दो मेन पिलर्स की तरह खड़े हैं। यह जरूरी नहीं कि इसका मत हो कि गाबान रेली के बराबर था स्ट्रेंथ के मामले में, बल्कि यह दिखाता है कि दोनों रॉजर के साथ साइड बाय साइड लड़ते थे। जैसे रॉजर के दो पिलर्स, एक राइट हैंड और दूसरा लेफ्ट हैंड, बिल्कुल वैसा ही जैसे जोरो और संजी, और वैसे ही जैसा कि टाइगर के क्रू के टाइम पर जिनबे और आर्लोंग के बारे में कहा जाता था, जहां हम सब जानते हैं कि उनके बीच लेवल का कितना बड़ा फर्क था। इसलिए गैबन का स्ट्रांग होना एविडेंट है, पर सवाल यह उठता है कि रॉजर के बाद शायद सबसे ताकतवर कौन था। यह अभी तो टाइम बताएगा। शायद गैबन सबसे ऊपर नहीं था। असली बात यह है कि अगर राइली था ब्रेन द टैक्टिशियन, तो गैबन था एग्जीक्यूशनर, वो जो सीधे बैटल को फेस करता, सभी ओपोनेंट्स को साफ कर देता और अपने पीछे एक कंप्लीट हीप ऑफ रबल छोड़ जाता। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। गाबन ने एल्बाफ में रिटायरमेंट चूज कर ली, एक ऐसे आदमी के लिए जिसकी रेप्यूटेशन और पावर इतनी है कि वो नए दुनिया को बदल सकती है, और फिर भी वो 20 साल के लिए गायब हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेली, जिसने सबौडी में एक नई जिंदगी बना ली, एक शिप आउटफिटर के रूप में। सोचिए, क्रोकस शुरुआत में, रेली बीच में,
और शायद अंत में गैबन। ये 3 गार्डियंस है जो नीका के रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं और उसे उसके असली रोल की ओर गाइड करेंगे। और इसमें हम ओडन को भी शामिल करते हैं, जो अगर जिंदा होते तो वानों की बॉर्डर्स खोलकर जॉय बॉय का स्वागत करते, और अगर ऐसा हुआ होता तो शायद उनकी वेट अब खत्म हो जाती। याद है वो आइकॉनिक डायलॉग, बिल्कुल वैसा ही जैसा रायली ने पहले कहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू स्ट्रॉ हैट, क्योंकि अब लफी उनके सामने खड़ा है। आने वाले चैप्टर्स शायद आखिरकार उस सवाल का जवाब देंगे जो मुझे सालों से परेशान कर रहा है। और अब गैबन हमें ले चलता है सीधे कास्टल के सीक्रेट डंजन में। वो अपनी टीम के साथ थ्रोन के पीछे छुपी एक रूम में उतरता है, जहां उसे चेस्ट्स पूरी तरह से खाली मिलते हैं, क्योंकि 14 साल से अबैंडन्ड कास्टल में तो कोई ना कोई हर संभव चीज चुरा ही लेता है। लेकिन उस रूम के सेंटर में एक ऑब्जेक्ट है जिसे कोई भी छूता नहीं, क्योंकि इवन थीव्स भी डेयर नहीं करते इसे स्टील करने की। ये ऑब्जेक्ट है लोकी की चेन्स की की। वहीं गैबन पूछता है, डू यू वांट द की लफी? तुम्हें इसे खुद ग्रैब करना पड़ेगा। ये बात हमें कई फंडामेंटल सवालों की ओर ले जाती है। क्या गैबन लफी को टेस्ट कर रहा है? वो सिर्फ की नहीं दे रहा, बल्कि लफी को पूरी तरह चैलेंज कर रहा है। और ऐसा वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो उसे लोकी को फ्री करने से रोकना चाहता हो, बल्कि ऐसा लगता है कि वो देखना चाहता है कि क्या लफी इतनी बड़ी डिसीजन लेने के लिए रेडी है। तो आइए इस बात को अच्छे से एनालाइज करते हैं। शायद लफी को गाबान के सामने नीका रिवील करना पड़ेगा, क्योंकि अब मसला और इंट्रीगिंग हो जाता है। गाबान सब कुछ जानता है। उसने रॉजर का यात्रा देखी है, पायरेट किंग की राफ्ट्स पर हंसी सुनी है, दुनिया के सीक्रेट को जाना है, और शायद उसे बिल्कुल पता है कि नीका कौन है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। फिर भी अब तक उसने किसी से कुछ भी रिवील नहीं किया, न ही उसने अपनी पार्टनर रिप्ली से, जो नाइका के मिथ और लेजेंड से फैसिनेटेड है, लेकिन शायद वो उसके सारे न्यूआंसेस समझ नहीं पाई। और क्यों? शायद उसी रीजन की वजह से, जैसा कि रेयली ने कहा था, Even if I told you everything, it wouldn't change anything now. तो अगर गैबन अपना राज छुपा रहा है, इसका मतलब है कि इसे प्रकट करने का एक सही टाइम होता है, और शायद वो पल अब आ चुका है। लफी को सूनर या लेटर अपना गियर 5th गैबन के सामने दिखाना ही पड़ेगा, और उसी पल में रॉजर की पुरानी क्रू का ये फॉर्मर मेंबर रुक कर देखता है, सोचता है कि अब वाकई वक्त आ गया है। हो सकता है वो कोई फंडामेंटल बात स्लिप कर दे, या फिर आखिरकार चौथा रोड या 4th रोड का रहस्य खोल दे। अगर रायली हमेशा कोशिश रहा हो तो गैबन को तो सीक्रेट स्पिल करना ही पसंद है, वो खुद कहता है ना। तो अगर ओडा हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट है। या शायद ऐसा है कि गैबन वास्तव में लोकी की लिबरेशन को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं दिखता। हाँ, वो लफी को बता देता है कि ये सिचुएशन डेंजरस हो सकती है, पर वो जोर से अपोज नहीं करता। अगर उसे सच में लगता कि ये दुनिया के लिए थ्रेट है, तो वो लफी को रोकने के लिए कुछ भी करता। बट इंस्टेड ही चैलेंजेस हिम, टेस्ट्स हिम। और इससे मुझे लगता है कि गैबन जानता है कि लोकी की लिबरेशन अगली बड़ी सागा का जरूरी पास थ्रू स्टेप है। यही वजह भी हो सकती है कि शैंक्स ने लोकी को खत्म करने के बजाय उसे वापस ले आया। लोकी को एल्बाफ में नीका का इंतजार करना था। शायद अगर लोकी फ्री होकर समुद्र में छूट जाता तो एल्बाफ के इवेंट्स स्टॉल हो जाते, लेकिन पहले उसे इनकार्सरेट करना और अब उसे फ्री करना, जिससे असली बैटल आएगी। रैग्नारॉक के फटने पर इवेंट्स वैसी ही डायरेक्शन में बढ़ेंगे जैसा पहले से लिखी गई हिस्ट्री में है। तो गैबन लफी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसे प्रिपेयर कर रहा है। और मेरा आखिरी पॉइंट, शायद गैबन लफी को गॉड वैली के बारे में कुछ बताएगा। हमें पता है कि गैबन उन लोगों में से था जिसने ओरो जैक्सन पर छोटे शैंक्स को उठाया था जब रॉजर ने गॉड वैली में उस क्रेट में बच्चे को पाया था। तब ये बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट होगा लफी को बताने का कि उस दिन असली में क्या हुआ था, शैंक्स को एक्सक्यूज बनाकर। क्या वो कुछ रिवील करेगा? क्या वो हमें कुछ क्लूज देगा कि गॉड वैली में वास्तव में क्या हुआ था? सेलेस्टियल ड्रैगन्स किस चीज की तलाश में थे? रॉक्स का क्या रोल था? और आखिरकार क्या चीज थी जिसने रॉजर और गाप को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया? सबसे अहम बात, गॉड वैली और एंशिएंट हिस्ट्री के बीच का कनेक्शन क्या है? क्योंकि मानो, याद रखो कि अंतिम हथियार के चारों ओर अभी भी कई मिस्ट्रीज है। अगर कोई है जो आखिरकार लफी और हम सबको कुछ जवाब दे सकता है तो वो है स्कॉपर गैबन। तो अब हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं।
लफी अब तैयार है लोकी को फ्री करने की की हासिल करने के लिए और गैबन उसे टेस्ट कर रहा है। पर यह सिर्फ एक फिजिकल लड़ाई नहीं है, यह है एक टेस्ट ऑफ मैच्योरिटी। गैबन देखना चाहता है कि लफी में वो कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन और उस लेवल की मैडनेस है या नहीं जो इतनी बड़ी चॉइस लेने के लिए जरूरी है। और साथ ही शायद वो कुछ ऐसे ट्रूथ्स भी छोड़ दे जो हम सालों से इंतजार कर रहे हैं। अब सब कुछ लफी के हाथ में है। हम देखेंगे कि वो कैसे फाइट करेगा, डिसाइड करेगा और शायद कुछ ऐसा डिस्कवर करेगा जो उसकी जर्नी को फॉरएवर बदल दे। और तुम जो यहां तक आए हो, क्या सोचते हो? क्या गैबन सच में वो आदमी है जिसके चेहरे पर आग की स्कार है? क्या वो गॉड वैली के बारे में कुछ बताएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना।